इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के IADWS के बारे में, यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को लेकर बात करेंगे, जिसकी जो टेस्ट फायरिंग है वो कल कंडक्ट हुई थी, 23 को कंडक्ट हुई थी। तो ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको स्पेशली साथ में लाया गया है। जो भी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, चाहे वो एनिमी के क्रूज मिसाइल्स हो, UAV हो या फिर स्वॉर्म ड्रोन्स हो, तो इन सभी को एलिमिनेट करने के लिए इनको लाया गया है। ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क में जो आखिरी पड़ाव है उस पर आएगा। अगर आप सब कुछ भेद के पहुंच जाते हो तो आखिरी में आपको मिलेंगे, ये आपको काउंटर करेंगे। तो 3 जो मुख्य एलिमेंट है एक नेटवर्क में डाल के वो टेस्ट फायर किया गया है, जिसमें से जो पहला एलिमेंट है वो QRSAM है, सेकंड एलिमेंट विसोरैड है और जो थर्ड एलिमेंट है वो DEW सिस्टम है, लेजर वेपन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सो ये प्रधानमंत्री द्वारा अनाउंस किए गए जो सुदर्शन चक्र ADS है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसी का पार्ट होगा और कई सारे जो क्रिटिकल एरिया है वहाँ पे डिप्लॉय होते हुए दिखेंगे। पहले इस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको कंट्रोल किया गया है एक सेंट्रलाइज्ड कमांड से। ये क्रूशियल है क्योंकि एक ऐसा कमांड कंट्रोल व्हीकल जो कि एक मल्टीपल टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। टेस्ट के टाइम पे 2 जो HE-80 टारगेट है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, वो फायर किए गए थे। तो 2 टाइप के वो टारगेट थे और वहीं पे एक स्वॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में जो UAV है, क्वाडकॉप्टर है, वो भी आसमान में था। तो तीनों को साइमल्टेनियसली एंगेज किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है। जहाँ पे QRSAM, विसोरैड और जो DEW सिस्टम है वो एक नेटवर्क में थे। इन्होंने अपने टारगेट को डिटेक्ट किया और डिस्ट्रॉय किया, जिसमें जो QRSAM का इस्तेमाल है वो HE-80 टारगेट यानी कि बंसी जैसे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि हाई स्पीड हाई ऑल्टी पे और फास्टर मूव करने वाला टारगेट था, तो उसको डिस्ट्रॉय किया गया। जो विसोरैड है इसको लो ऑल्टी पे फ्लाई कर रहे जो HE-80 था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया गया क्लोज रेंज पे। वहीं पे जो लेजर वेपन है यहाँ पे DEW सिस्टम, उसका इस्तेमाल किया गया है ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वीडियो में जो ड्रोन है वो गिरता हुआ दिख रहा है, हालांकि जो एनर्जी है लेजर एनर्जी आपको दिखेगी नहीं, लेकिन वो बर्न होकर गिरते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हार्ड किल मेथड है लेजर का वो इस्तेमाल हुआ है। ये जो सभी एलिमेंट है एक नेटवर्क में काम कर रहे थे और मोस्ट प्रोबेबली ये जो नेटवर्क होगा वो आकाश तीर का पार्ट होगा। एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जो सभी सिस्टम है वो 100% इंडिजिनस है, कोई भी एलिमेंट बाहर से आपको नहीं लेना, और ये प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, एक अच्छा कवच देने जा रहे हैं जो भी आपके हाई वैल्यू टारगेट है, जैसे कि रेडार सिस्टम्स हो गए, S-400 हो गया, तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करेगा। या फिर जो आपके लॉजिस्टिक हब है, इन्वेंट्री है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। या फिर आने वाले टाइम में अगर कोई सिविलियन एरिया है, हाई प्रोफाइल सिविलियन एरिया, उसको भी ये प्रोटेक्ट करेगा। तो एनिमी के जो स्वॉर्म ड्रोन हो गए वो डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है वो डिस्ट्रॉय होते हुए दिखेंगे। अगर आने वाले समय में जो भार्गवास्त्र है सोलर इंडस्ट्री का वो यहाँ पे इंक्लूड कर दें, या फिर जो DRDO का ही हाई पावर माइक्रोवेव वेपन है वो यहाँ पे अगर इंक्लूड हो जाता है, तो ये जो नेटवर्क है वो फोर्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पे जो विसोरैड का इंक्लूजन है, DRDO के विसोरैड का इंक्लूजन, वो ये दर्शाता है कि जो कि डिपेंडेंसी है हम खत्म करने जा रहे हैं मैनपैड के ऊपर, जो हम प्रोक्योर करते हैं रूस से एक सिस्टम के रूप में। आने वाले समय में जो आपके ADS का पार्ट है वो विसोरैड आने वाला है। अगर जो इंक्लूजन है एयर डिफेंस गन का CIWS का वो हो जाता है, तो ये जो नेटवर्क है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम रेंज की बात कर लेंगे तो जो QRSAM है वो 30 किलोमीटर तक कवर कर लेगा, और 30 किलोमीटर के एरिया में जहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है वो 15 किलोमीटर तक का है। तो इस एरिया में जो हेलीकॉप्टर्स होंगे, क्रूज मिसाइल्स होंगे या फिर एनिमी के UAV होंगे, वो सब डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। इसका जो मल्टी फंक्शन रेडार है वो सभी टारगेट को डिटेक्ट करेगा, और जो कमांड पोस्ट है वो सेंट्रलाइज्ड यूनिट से कनेक्ट रहेगा, जो कि आकाश तीर है। विसोरैड की जो रेंज है वो 6 से 8 किलोमीटर के अराउंड है, तो ये गैप को फिल करेगा जो QRSAM छोड़ के गया है। ये मैन पोर्टेबल सिस्टम भी हो सकता है, या फिर इसको ट्राइपॉड पे माउंट करके, व्हीकल पे माउंट करके मल्टी बैरल में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पॉइंट डिफेंस के रूप में काम करेगा एक नेटवर्क में, और आइडियल है कोई भी ऐसा टारगेट जो कि सभी चीजों को भेद के आप तक पहुंच चुका है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम, जो कि जैम नहीं होगा। सो ये टारगेट को लॉक कर सकता है और डिस्ट्रॉय करेगा। तो जो भी ड्रोन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, फिर PGMs हो गए, वो इसके टारगेट बन सकते हैं। जो रेंज होगी वो 6 से 8 किलोमीटर के अराउंड होगी। जो अगला लेयर है वो DEW का है, काइनेटिक किल के आप इस्तेमाल करोगे। एनिमी के जो UAV हो गए, ड्रोन हो गए, या फिर जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं, उन सभी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा लेजर से। आज के टेस्ट में भी जो क्वाडकॉप्टर था वो डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखा है। हालांकि जो एनर्जी है लेजर एनर्जी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन जो ड्रोन है वो ध्वस्त होकर नीचे गिरते हुए दिखा है। तो ये लो कॉस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि आप सस्ते से ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एक्सपेंसिव मिसाइल्स हैं वो नहीं फायर करना चाहोगे, तो वहाँ पे जो DEW है वो इस्तेमाल होंगे। तो इसको काम करने के लिए जो एक सेंट्रलाइज रेडार है, FCR-ISR रेडार है, वो टारगेट को पकड़ेगा, थ्रेट को पकड़ेगा, डिटेक्ट करेगा, ट्रैक कर रहा होगा, और जैसे ही रेंज में आ रहा होगा मिसाइल की रेंज में, तो मिसाइल को गाइड कर देगा जो कमांड पोस्ट है उसके कहने पे। तो उसके पास जो टारगेट है CCS के पास वो पहुंच रहा होगा, और उसके पास एबिलिटी होगी टारगेट को शेयर कर सके मल्टी प्लेटफॉर्म पे, और जो भी मीन आपको डिप्लॉय करना है वो डिप्लॉय करके आप टारगेट को डिस्ट्रॉय करोगे। तो जो सिस्टम है 100% इंडिजिनस है, ये आपको एडवांटेज देगा। और आने वाले समय में अगर हम यहाँ पे इंक्लूड कर दें DRDO के हाई पावर माइक्रोवेव को या फिर CIWS को, तो फॉर्मेडेबल हो जाएगा। तो ये पार्ट ऑफ सुदर्शन चक्र है जो कि प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था लाल किले से, कि एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा जो कि मिलिट्री नहीं, जो सिविल एरिया है, क्रिटिकल सिविल स्ट्रक्चर, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसका ये पार्ट है जो कि आखिरी एलिमेंट ADS का। तो इसी के जो मॉड्यूल है वो आपको सिविल एरिया के नजदीक डिप्लॉयड दिखेंगे।
बात करते हैं ब्रॉडर सेंस में कि और क्या क्या एलिमेंट है यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं। तो जो प्राइमरी एलिमेंट है वो स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस है, SBS। इस प्रोग्राम का जो फेज 3 है वो अभी हाल में अप्रूव किया गया था कैबिनेट के द्वारा, 2024 में उसको अप्रूव किया गया है। और इसके अंतर्गत जो 52 सैटेलाइट है सर्वेलेंस सैटेलाइट वो डिप्लॉय होने हैं। प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 27,000 करोड़ रुपए के अराउंड है, $3 बिलियन के अराउंड है। तो जो कॉन्स्टलेशन है 52 सैटेलाइट का, उसको डिप्लॉय करके सर्वेलेंस को बढ़ाया जाएगा। जो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर है वो इसरो है, जो कि 21 सैटेलाइट को बनाएगी। और 3 जो प्राइवेट फर्म है जैसे कि अनंत टेक्नोलॉजी हो गया, सेंटम हो गया और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी हो गया, ये तीनों ही मिलके जो बाकी के 31 सैटेलाइट है वो बनाएंगे। टाइमलाइन की बात करेंगे तो अगले 5 सालों में ये सभी ऑपरेशनल होंगे। जो पहली सैटेलाइट है वो 2026 के अप्रैल में यानी कि नेक्स्ट ईयर या फिर मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत तक लॉन्च होते हुए दिखेगा, डिप्लॉय कर दिया जाएगा। यहाँ पे एम ये है कि 2029 से पहले ये जो सभी 52 सैटेलाइट है वो ऑपरेशनल होंगी। और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, जो हाई रेजोल्यूशन सर्वेलेंस है चाइना, पाकिस्तान और IOR में वो हम कर रहे होंगे। और सैटेलाइट को इतने नंबर में डिप्लॉय करने का मतलब ही ये है कि जो रिविजिट टाइम है उसको आप शॉर्टर कर सको। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया देख रहे हो तो उस एरिया को देखने के लिए जो सैटेलाइट है उसको मल्टीपल टाइम वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पाथ में घूम रहा है तो उसको मल्टीपल टाइम आना पड़ेगा। अगर वहीं पे सैटेलाइट के जो नंबर है वो मल्टीपल रहते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को जो मल्टीपल कॉन्स्टलेशन है वो मॉनिटर कर रहे होंगे और डेटा शेयर करेंगे एक दूसरे से। तो ये जो सभी सैटेलाइट्स हैं वो AI इनेबल्ड होंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे आपस में और एक पर्टिकुलर टास्क को शेयर कर पाएंगे। इसमें ऐसे भी टास्क होंगे जिसमें एक जियो सैटेलाइट डायरेक्ट कर पाएगा लियो सैटेलाइट को कि वो एक पर्टिकुलर एरिया को देखते रहे जब तक वो पाथ पे दोबारा नहीं आता। तो वहाँ पे जो टास्क है वो ट्रांसफर कर सकता है, ये प्लान किया जा रहा है। जो पूरा ऑपरेशन है वो DSA के अंतर्गत आएगा, डिफेंस स्पेस एजेंसी। इसी के साथ ही इस नेटवर्क में जो हैप्स हैं हाई ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट वो भी इंक्लूड रहेंगे, वो आपको रियल टाइम डेटा दे पाएंगे। आमतौर पर जो हैप्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई कर रहे होते हैं, तो जो कवरेज है हाई रेजोल्यूशन में वो ये दे रहे होंगे। जो पिक्सल लैब है उसके द्वारा जो कि ये कॉन्स्टलेशन है 12 SAR-SAT वो लॉन्च किए जाने वाले अगले 5 साल में, तो ये डुअल यूज में इस्तेमाल होंगे। वहीं पे जो TSAT है A1 ऑलरेडी एक्टिव है 2024 से, तो ये मिलिट्री ग्रेड इमेजरी करता है। तो ये तो बात रही SBS 3 की। जहाँ तक बात है SBS 2 की, तो 2016 में उसको अप्रूव किया गया था SBS फेज 1 के बाद, जो कि मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंटल था। SBS फेज 1 फेज 2 में तकरीबन 10 से 12 जो सैटेलाइट्स हैं मिलिट्री के लिए वो ऑपरेशनल थे, जिसमें जो एक मिक्स है ऑप्टिकल, SAR और एलिंट कॉमेंट का, वो सेट यहाँ पे ऑपरेशनल थे और कुछ अभी भी हैं, जैसे कि जो कार्टो सेट है 2C 2D 2E और जो RI सेट है 2B-R1 वो यहाँ पे आएंगे। जो ME सेट है अभी ऑपरेशनल है और जो अर्ली G सेट थे वो इस मिलिट्री सैटेलाइट के पार्ट थे कॉम सेट के रूप में, एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किए गए हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तकरीबन 10 जो ऐसे सैटेलाइट हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, जिन्होंने हमारे फोर्सेस को जो EO डेटा है, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल डेटा है वो प्रोवाइड किए हैं। जो एडवर्सरी के ट्रूप मूवमेंट है, मिसाइल डिप्लॉयमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, वो सभी गैदर किए गए हैं। जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है वो दी है। ये कंट्रोल किया गया था DSA के द्वारा, जो कि IDS के अंतर्गत आता है, और जो इनपुट है वो आर्म फोर्सेस से शेयर किए गए थे। इसके अपने ही कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि ग्लोबल नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया को देखने के लिए आपको बार बार आना पड़ता है, तो जो डिले है वो आपको दिखेगा। सैटेलाइट काफी कम थे और जो एक AI फंक्शन है वो यहाँ पे नहीं था, तो ये नेटवर्क में काम नहीं कर रहे थे। और इन सभी कमियों को देखते हुए ही जो SBS 3 है वो अब लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो SBS 2 है आपका पहला रियल टाइम ऑपरेशनल कॉन्स्टलेशन ग्रुप था, जिसको मिलिट्री एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया गया। होपफुली जो SBS 3 है वो काफी हद तक रियल टाइम में काम कर रहा होगा और आपको एडवर्सरी के ऊपर जो एडवांटेज है वो देगा। तो जैसे ही जो आपके एनिमी है वो एंटर कर रहे होंगे आपके एयर स्पेस में, तो ये जो सैटेलाइट हैं जो कि लेयर 1 कैटेगरी में आएंगे, ये सर्वेलेंस कर रहे होंगे और जो उसकी जानकारी आपको शेयर करेंगे, कमांड कंट्रोल सेंटर को शेयर करेंगे, जहाँ से जो आपका CCS है वो डेटा को शेयर करेगा। और वैक्स को, लॉन्ग रेंज अवैक्स को, ये लेयर 2 कैटेगरी है। और जो आपके अवैक्स सिस्टम है वो टारगेट को वेरीफाई करने के लिए जो लेयर 3 है, लॉन्ग रेंज रेडार LRR, उसको डेटा शेयर करेंगे। और जो आपका LRR है जो कि 2000 किलोमीटर तक टारगेट को देख सकता है, तो वो टारगेट को वेरीफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट होने के बाद जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजेगा। जैसे ही वो अलर्ट हो गए तो जो डेटा है वो शेयर किए जाएंगे वेपन सिस्टम से। वहाँ पे जो मल्टी फंक्शन रेडार है, FCR है, उनसे डेटा शेयर होंगे। और जैसे ही जो डेटा है वो FCR से शेयर होंगे तो वो टारगेट को ट्रैक करने लग जाएंगे और उसको वेरीफाई करने के बाद कि वो फ्रेंड है और फो है, जो मिसाइल है वो लॉन्च की जाएगी। यहाँ पे मिसाइल के रूप में QR-SAM भी हो सकते हैं, आने वाला जो कूसा है, कूसा ADS वो हो सकता है, या फिर जो S-400 है वो हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप टारगेट को कहाँ डिस्ट्रॉय कर रहे हो, टारगेट कितना अंदर आ चुका है। तो ये तरह हार्ड किल की जो सॉफ्ट किल का मेथड है, जैमिंग का मेथड, वो भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर जो टारगेट है वो UAV होगा तो वो इस्तेमाल होगा, या फिर जो डिस्ट्रक्शन है लेजर के द्वारा वो किया जा सकता है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे, जो कि लास्ट लेयर में है IADWS के रूप में। तो जो एक प्रोटेक्शन है हर तरह के टारगेट के अगेंस्ट वो ये देने जा रहा है। तो जिसके सभी एलिमेंट है 2030 से 31 तक ऑपरेशनल होंगे। तो अभी जो कूशा है उसके कुछ जो एलिमेंट है वो थोड़ा लेट जरूर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।